सो हैज़ द फोर्थ मॉड्यूल ऑफ फिशरी जो कि आज हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है फोर्थ मॉड्यूल के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर इज द टॉपिक और आज का टॉपिक है पॉन्ड मैनेजमेंट। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नाउ विल सी हाउ टू मैनेज द पॉन्ड। देखिए पॉन्ड को मैनेज करने के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि फर्टिलिटी को, पॉन्ड की फर्टिलिटी को, प्रोडक्शन को मेंटेन करना और पॉन्ड के हेल्थ स्टेटस को जो है मेंटेन करना। अब हेल्थ स्टेटस से मतलब है सर्वाइवल रेट जो होता है फिशेस का, उसको बेसिकली मेंटेन करना। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉन्ड मैनेजमेंट के अंदर आती है। अब देखिए पॉन्ड मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है डीवीडिंग। डीवीडिंग का मतलब होता है जो एक्वेटिक वीड होती हैं, एक्वेटिक वीड, उनको जो है पॉन्ड से रिमूव किया जाता है। और वीड का मतलब होता है वो अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स जो कि पॉन्ड में नहीं होने चाहिए, उनको जो है वीड कहा जाता है। तो उनको जो है रिमूव किया जाता है, रेडिकेट किया जाता है और उसकी डिफरेंट प्रोसेस होती हैं, डिफरेंट मेथड्स जो हैं अडॉप्ट किए जाते हैं टू रिमूव दी एक्वेटिक वीड। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरह से कितने टाइप की जो है वीड पॉन्ड में होती हैं और किस तरह से उनको मैनेज किया जाता है। देखिए इनको मैनेज करने के लिए 3 मेथड्स बेसिकली होते हैं। फर्स्ट होता है मैनुअल मेथड, सेकंड होता है केमिकल, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स, थर्ड होता है बायोलॉजिकल। यहाँ पे केमिकल और बायोलॉजिकल मैंने मेंशन किए हैं, मैनुअल मेंशन नहीं किया है क्योंकि देखिए मैनुअल जो मेथड होता है या मैकेनिकल मेथड आप उसे कह सकते हैं, उसमें वीड को रिमूव करने के लिए हैंड पिकिंग की जाती है। ठीक है, अगर जो है मार्जिनल वीड्स है या पॉन्ड में जो है इजीली पॉन्ड से रिमूव करने वाली वीड्स हैं तो उनको हैंड पिकिंग की जाती है या नेटिंग की जाती है, नेट्स यूज़ की जाती हैं या वायर यूज़ की जाते हैं। ठीक है, रोप्स भी यूज़ की जाती हैं। ये इम्प्लीमेंट्स हैं, ये टूल्स हैं जो कि मैकेनिकल मेथड में या मैनुअल मेथड में यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है बैम्बो पोल यूज़ किया जाता है। ये सारे जो हैं मैनुअल और मैकेनिकल मेथड के अंदर आते हैं टू रिमूव दी वीड फ्रॉम दी पॉन्ड। देखिए जो मैकेनिकल मेथड होता है उससे कंप्लीटली पॉन्ड से जो वीड होती है वो रिमूव नहीं हो पाती है, क्योंकि जो सबमर्ज्ड वीड होती है वो पॉन्ड के डीप सेक्शन में जो होती है, बॉटम सेक्शन में होती है। तो सबमर्ज्ड वीड को रिमूव करना मैनुअल मेथड से उतना ईजी, उतना जो है मैनेजेबल नहीं होता है। तो केमिकल्स वहाँ पर बेसिकली यूज किए जाते हैं। तो अब देखते हैं केमिकल मेथड्स कौन कौन से हैं और डिफरेंट टाइप की वीड कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो है वो है फ्लोटिंग वीड। देखिए इसके मैनेजमेंट से पहले देखते हैं कि फ्लोटिंग वीड होता क्या है। देखिए फ्लोटिंग वीड बेसिकली वो वीड विच कवर्स द एंटायर वाटर सरफेस इन द पॉन्ड। जो पॉन्ड का वाटर सरफेस होता है उसे बेसिकली जो वीड कवर करती है या फ्लोट करती है वाटर सरफेस पे। देखिए जिस तरह से ये पॉन्ड है और पॉन्ड का ये वाटर सरफेस है, तो जो इस रीजन में जो प्लांट यहाँ पे फ्लोट कर रहे होंगे दे आर फ्लोटिंग प्लांट्स, और अगर वो वीड है तो दैट विल बी फ्लोटिंग वीड, तो उन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग वीड। देखिए नाम से पता चल रहा है मतलब कि वो फ्लोट करती है, वो अपर सरफेस पे जो है फ्लोटिंग, बेसिकली वो प्लांट जो है फ्लोटिंग कंडीशन में होता है। तो ये जो फ्लोटिंग वीड होती है ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या क्रिएट करती है, व्हाट इज बेसिकली द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय फ्लोटिंग वीड। देखिए जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है इट रिड्यूस द लाइट पेनिट्रेशन इन द पॉन्ड। जो लाइट का पेनिट्रेशन होता है उसको बेसिकली फ्लोटिंग वीड जो है रिड्यूस कर देती है। कैसे रिड्यूस कर देती है, क्योंकि जो सरफेस होता है वाटर सरफेस वो पूरा कवर हो चुका होता है पॉन्ड का, जिससे क्या होता है जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है पॉन्ड में वो जो है प्रिवेंट होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। और जो पॉन्ड का जो वाटर स्टेटस होता है, वाटर की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी जो है हैम्पर होने लगती हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है फ्लोटिंग वीड के कारण होता है। अब देखिए फ्लोटिंग वीड में कौन कौन सी वीड बेसिकली आती हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट वीड जो है वो है हाइसिंथ, ये देखिए। उसके बाद वाटर लेट्यूस एंड साल्वेनिया एंड जो है डकवीड जो है ये फ्लोटिंग वीड है। वाटर फन, ये भी जो है आपकी वाटर एक्वेटिक वीड है। ठीक है, वाटर फन। तो ये सारे कुछ जो है फ्लोटिंग वीड्स के नाम हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पॉन्ड में
पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए जो हाइसिंथ होता है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। देखिए हाइसिंथ को कंट्रोल करने के लिए जो हर्बिसाइड है वो है 2,4-D। देखिए 2,4-D एक हर्बिसाइड है, ये टेरेस्ट्रियल जो वीड्स होती हैं उनके लिए भी यूज होता है। हर्बिसाइड चाहे एक्वेटिक वीड हो या टेरेस्ट्रियल वीड हो या किसी भी एग्रोनॉमिक क्रॉप में होने वाली वीड हो, तो वहाँ पे भी जो है यही हर्बिसाइड यूज किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि किस टाइप की वीड है। जैसे जो 2,4-D होता है बेसिकली ये ब्रॉड लीफ जो वीड्स होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हाइसिंथ है ये मोस्ट कॉमनली इन्फेस्टेड वीड है जो कि पॉन्ड में पाई जाती है और इसका रेट ऑफ इन्फेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इसका जो रेट ऑफ इन्फेस्टेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है स्मॉल, मीडियम एंड बिग साइज में। अगर देखिए 2 kg पर हेक्टेयर का इन्फेस्टेशन रेट है तो इसमें आप ये जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ जो हर्बिसाइड होता है अराउंड 13 kg पर मीटर स्क्वायर हर्बिसाइड अप्लाई किया जाता है। अगर 7 kg पर हेक्टेयर का इन्फेस्टेशन रेट है तो 23 kg पर मीटर स्क्वायर जो कि मीडियम एप्लीकेशन दिया जाता है हर्बिसाइड का। अगर जो है 12 kg पर हेक्टेयर है तो अराउंड 35 kg पर मीटर स्क्वायर जो है एप्लीकेशन दिया जाता है हर्बिसाइड का। तो ये जो है हर्बिसाइड की एप्लीकेशन है जो अकॉर्डिंग टू इन्फेस्टेशन रेट दिए जाते हैं। और ये बेसिकली जो केमिकल्स होता है 2,4-D ये वीड को कम्प्लीटली 24 डेज में जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और पॉन्ड से इरेडिकेट कर देता है। तो ये जो है वाटर हाइसिंथ के लिए है। उसके बाद है वाटर लेट्यूस। देखिए जो वाटर लेट्यूस होता है इसको अराउंड 1 to 0.2 kg। देखिए यहाँ पे ये 1 नहीं है, ये है 0.1। इट इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक। तो ये 0.1 to 0.2 kg ऑफ पैराक्वाट। पैराक्वाट भी एक हर्बिसाइड है। तो यहाँ पे वाटर लेट्यूस को कंट्रोल करने के लिए जो है पैराक्वाट पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता है और एक्वस अमोनिया भी यूज़ किया जाता है। एक्वस अमोनिया का बेसिकली फोलियर स्प्रे दिया जाता है जो कि 1% है और 50 to 70 kg पर हेक्टेयर जो है एक्वस अमोनिया का एप्लीकेशन जो है पॉन्ड में दिया जाता है। देखिए एक्वस अमोनिया जो है इट ऑल्सो एक्ट एज अ फर्टिलाइजर इन द पॉन्ड। पॉन्ड में जो है ये एज अ फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। ठीक है, वो रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है कि जो फर्टिलाइजर होता है कितना डोज जो है रिकमेंडेड डोज है या कितना रिक्वायर्ड है। तो ये जो है जो हर्बिसाइड है यहाँ पे पैराक्वाट वो वाटर लेट्यूस के लिए और फोलियर स्प्रे ऑफ एक्वस अमोनिया। अगर आपसे पूछा जाए फोलियर स्प्रे किसका दिया जाता है तो फोलियर स्प्रे एक्वस अमोनिया का दिया जाता है। 1% एक्वस अमोनिया 50 to 70 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद देखिए साल्वेनिया। देखिए जो साल्वेनिया है उसको भी पैराक्वाट से कंट्रोल किया जाता है 1 kg पर हेक्टेयर और ये अराउंड 30 से 40 दिन लेता है वीड को इरेडिकेट करने के लिए, पॉन्ड से कंप्लीटली इरेडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली केमिकल्स को पॉन्ड वाटर को जो है क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि वीड्स बहुत हार्मफुल होती हैं। वीड का इन्फेस्टेशन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है पॉन्ड में। अगर वीड्स जो हैं, वीड का जो ग्रोथ रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो सारा न्यूट्रिशन जो लाइट होती है, जो भी न्यूट्रिशन होता है पॉन्ड में जो कि फिशेस के लिए दिया जाता है, वो सारा जो है ये इन पे जो ये जो है वो न्यूट्रिशन के लिए compete करती हैं फिशेस के साथ और न्यूट्रिशन जो है बेसिकली अपने ग्रोथ रेट के लिए यूज करती हैं। तो इसीलिए जो है इनका इन्फेस्टेशन बहुत ही जल्दी पॉन्ड में इंक्रीज होता जाता है। तो ये है फ्लोटिंग वीड। देखिए नेक्स्ट है मार्जिनल वीड्स। देखिए मार्जिनल वीड्स पॉन्ड के जो मार्जिनल एरिया जो होते हैं बेसिकली जो जैसे ये पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड के ये वाले जो एरियाज होते हैं, ठीक है, जो कि लैंड से कनेक्टेड होते हैं, मतलब यहाँ, ठीक है, तो ये वाले जो एरिया होते हैं यहाँ पे बेसिकली जो है मार्जिनल वीड्स ग्रो होती हैं। आगे मैंने स्लाइड में जो है इमेज मेंशन किया है, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा से आपको बताऊंगी कि कौन से जोन में कौन सी वीड जो है ग्रो होती है। तो यहाँ पे हम इसका कंट्रोल मेथड और कौन कौन सी जो है मार्जिनल वीड्स होती हैं ये जानेंगे। तो देखिए मार्जिनल वीड्स जो है वो बेसिकली आइपोमिया, जेसिया और कैटटेल ये भी जो है एक मार्जिनल वीड है। तो मार्जिनल वीड को कंट्रोल करने के लिए भी 2,4-D का यूज किया जाता है और 8 kg पर हेक्टेयर का एप्लीकेशन बेसिकली जो है इसके इन्फेस्टेशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है मार्जिनल वीड का। उसके बाद देखिए इमर्जेंट वीड। देखिए इमर्जेंट वीड बेसिकली वो वीड होती हैं जो पॉन्ड के जो सरफेस होता है, मतलब बॉटम सरफेस या पॉन्ड का जो मार्जिनल सरफेस होता है, ठीक है, नियर बाय जो लैंड के नियर बाय जो सरफेस होता है वहां से ग्रो करके जो है ये वाटर सरफेस के ऊपर तक पहुंच जाती हैं। इसीलिए जो है इन्हें इमर्जेंट वीड कहा जाता है या इमर्सेंट वीड कहा जाता है। और इन वीड में कौन कौन सी वीड आती हैं? वाटर लिली, लोटस, फ्लोटिंग हार्ट, ये सारी जो है इमर्जेंट वीड है।
देखिए इनको क्लियर करने के लिए स्प्रे किया जाता है हर्बिसाइड का 2,4-D एट द रेट ऑफ 8 to 10 kg पर हेक्टेयर विद द डिटर्जेंट 0.25%। ये डिटर्जेंट जो है ये एडिटिव होता है जो कि इसके साथ दिया जाता है इमर्जेंट वीट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सबमर्ज वीट। सबमर्ज वीट जो वो वीट होती हैं जो बेसिकली कंप्लीटली वाटर में सबमर्ज होती हैं, जैसे ये पॉन्ड है, ठीक है, ये वाटर लेवल है पॉन्ड का, तो ये यहाँ होंगी इस बॉटम में बेसिकली जो है ये बॉटम से ग्रो होंगी और वाटर के अंदर ही होती है, कंप्लीटली जो है सबमर्ज होती है। अब देखिए सबमर्ज वीट होती कौन कौन सी है। देखिए हाइड्रिला जो है एक सबमर्ज्ड वीट है, और कर्ली लीफ ये भी जो है एक सबमर्ज्ड पॉन्ड वीट है। तो ये सारी जो है सबमर्ज्ड वीट होती हैं और उनको कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। देखिए पैराक्वाट एट द रेट ऑफ 3 to 4 ppm विद इन 2 weeks जो है एप्लीकेशन दिया जाता है पैराक्वाट का, और एनहाइड्रस अमोनिया का भी जो है 15 to 20 ppm इसका एप्लीकेशन दिया जाता है। तो ये जो है इसके लिए कंट्रोल मेथड होता है जो कि केमिकल कंट्रोल मेथड है। तो ये थी फ्लोटिंग, मार्जिनल, इमर्जेंट एंड सबमर्ज वीट। इन वीट के अलावा एल्गी भी जो है पॉन्ड में होती है। एल्गी, डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गी जो है पॉन्ड में होती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, और एल्गी भी जो है लाइट पेनिट्रेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज जो है पॉन्ड में क्रिएट करती है। ऑक्सीजन की बेसिकली डिफिशियंसी होने लगती है अगर एल्गी का जो इन्फेस्टेशन होता है, या अगर एल्गी जो है बहुत ज्यादा पॉन्ड को कवर कर रही है, तो इससे जो है वाटर डिफिशियंसी, नॉट वाटर डिफिशियंसी, ऑक्सीजन डिफिशियंसी जो है बेसिकली पॉन्ड में होने लगती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो मेथड है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीट। देखिए बायोलॉजिकल मेथड जो होता है इसमें बेसिकली ना तो केमिकल यूज किया जाता है, ना ही कोई टूल यूज किया जाता है। यहाँ पे फिश स्पीसीज को बेसिकली यूज किया जाता है टू कंट्रोल दी वीड। ठीक है, तो कॉमनली जो स्पीसीज यूज होती है, कॉमन कार्प, गौरामी, तिलपिया, पल्स स्पॉट, ग्रास कार्प मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली स्पीसीज है एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल इन द पॉन्ड टू रिमूव द वीड फ्रॉम द पॉन्ड। वीड को जो है रिमूव करने के लिए ग्रास कार्प को कॉमनली यूज किया जाता है, और ये जो ग्रास कार्प होती है बेसिकली अपने बॉडी वेट का 50% ऑफ बॉडी वेट जो है एक दिन में वीड को ईट कर सकती है, वीड के ऊपर फीड कर सकती है, क्योंकि ग्रास कार्प जो होती है वो ग्रास पे बेसिकली जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर फीड करती है, और इसका जो ग्रोथ रेट होता है, ग्रोथ रेट वो इसके फीड पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा जो है ये फीड करती है उतनी ज्यादा जो है इसका जो ग्रोथ रेट होता है वो स्पीड अप होता जाता है। तो इसकी फीडिंग हैबिट पे इसका ग्रोथ रेट डिपेंड करता है। जितना ज्यादा फीड होगा, जितना ज्यादा जो रेट ऑफ फीडिंग होगा, उतना ज्यादा ही ग्रोथ रेट होगा। ठीक है, तो ये जो है कॉमनली यूज होने वाली स्पीसीज हैं, और ग्रास कार्प सबसे ज्यादा जो है कॉमनली यूज की जाती है, और सबसे सक्सेसफुल, सबसे प्रैक्टिकल जो है ये मेथड है बायोलॉजिकल मेथड, जो कि एक्वेटिक वीड को रिमूव करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो 300 to 400 फिशेस अराउंड जो है यूज की जाती है 1 हेक्टेयर के एरिया को क्लियर करने के लिए, जो कि 0.5 kg की फिशेस होती हैं अगर हाइड्रिला इन्फेस्टेशन है पॉन्ड में, और ये जो है अबाउट अ मंथ में जो ये हाइड्रिला इन्फेस्टेशन होता है उसको क्लियर कर देती है किसी भी वाटर बॉडी में। और जो बेसिकली जो हाइड्रिला का इन्फेस्टेशन होता है, हाइड्रिला जो कि एक सबमर्ज्ड वीड है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो 5 to 25 kg पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये जो है बायोलॉजिकल, बेसिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल है जिसमें डिफरेंट स्पीसीज को यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए मैंने आपको पॉन्ड में जो वीड्स पढ़ाई कि वीड्स बताई कौन कौन सी वीड जो है किस तरह की वीड होती हैं। अब देखते हैं कि वो पॉन्ड में किस जोन में बेसिकली होती हैं। सबसे पहले फ्लोटिंग जो वीड मैंने आपको बताई वो देखिए, ये जो वाटर सरफेस होता है यहाँ पे बेसिकली फ्लोट करती हैं, इसलिए उन्हें फ्लोटिंग वीड कहा जाता है। उसके बाद था मार्जिनल वीड। देखिए मार्जिनल वीड जो है इस एरिया में होती है, जो ये मार्जिन वाला एरिया होता है पॉन्ड का, यहाँ पे बेसिकली जो है ये ग्रो करती है पॉन्ड मार्जिन में जो स्वैम्पी एरिया होता है। उसके बाद देखिए मार्जिन के बाद था इमर्जेंट वीड। इमर्जेंट वीड या इमर्स्ड वीड ये वीड होती हैं जो कि यहाँ से ग्रो होती हैं और वाटर सरफेस से ऊपर तक ग्रो करती है। तो दीज आर इमर्ज वीड, मतलब ये इमर्ज कर रही है कॉन्टिन्यूसली, जो है ये वाटर सरफेस से ऊपर तक पहुंच जाती हैं, इसलिए इन्हें इमर्जेंट वीड कहा जाता है।
उसके बाद आता है सबमर्ज्ड वीड। देखिए सबमर्ज्ड वीड ये वीड है जो कि टोटली वाटर में जो है सबमर्ज्ड कंडीशन में है, वाटर लेवल यहाँ है और ये वीड देखिए यहाँ पे, यहाँ तक, तो ये कंप्लीटली जो है वाटर के अंदर रहती हैं, इसीलिए इन्हें सबमर्ज्ड वीड कहा जाता है। तो ये इमेजेस हैं ताकि आपको जो है समझ आ जाए कि फ्लोटिंग वीड कौन सी होती हैं और जो सबमर्ज्ड होती हैं या इमर्ज होती हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये था इसके जो जोन होते हैं पॉन्ड के, डिफरेंट डिफरेंट जोन, वहां पे बेसिकली ये पाई जाती हैं। और एल्गी जो होता है, ये बेसिकली ये जो डॉट देख रहे हैं आप, ये एल्गी है। एल्गी ऑल ओवर द पॉन्ड में जो है अकर करती है, ऑल ओवर द पॉन्ड में आपको दिखाई देती है, सरफेस पे भी दिखाई देगी, अंदर जो वाटर होता है उसमें भी आपको एल्गी दिखाई देगी। तो एल्गी का जो अकरेंस होता है वो ऑल ओवर द पॉन्ड होता है। कोई पर्टिकुलर एल्गी हो सकती है जो कि मार्जिनल एरियाज में होगी या फिर बॉटम में होगी, लेकिन ये जो है एल्गी बेसिकली आपको पूरे ही पॉन्ड में देखने को मिलेगी अगर इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पे बात करेंगे इरेडिकेशन ऑफ अनवांटेड फिशेस। देखिए अनवांटेड फिशेस वो फिशेस होती हैं जो कि पॉन्ड में एज अ प्रेडेटरी होती हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर कार्प का कल्चर किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का, कार्प की किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का, जैसे जो है ग्रास कार्प का। ठीक है, ग्रास कार्प जो है वो एक चाइनीज कार्प है। चाइनीज कार्प की तीनों स्पीसीज का अगर कल्चर किया जा रहा है, जैसे ग्रास कार्प का हो गया, सिल्वर कार्प का हो गया और कॉमन कार्प। ठीक है, और अगर इस पॉन्ड में कोई अदर फिश आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो है कोई कैटला, ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। वैसे होता क्या है, पॉलीकल्चर और कंपोजिट कल्चर में जो इंडियन मेजर कार्प होती हैं और चाइनीज जो मेजर कार्प होती हैं वो साथ में ग्रो की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर चाइनीज कार्प एक पॉन्ड में रेयर की जा रही है, तीनों चाइनीज पॉन्ड एक पॉन्ड में जो है रेयर की जा रही है, और कैटला फिशेस कहीं से जो है पॉन्ड में एंटर करती हैं, तो दे विल बी अनवांटेड फिशेस। ठीक है, क्योंकि वहां पे उनको कल्चर नहीं किया जा रहा है, उनका कोई भी यूज वहां पे नहीं है। तो वो फिशेस जो अपने आप पॉन्ड में एंटर कर जाती हैं या किसी भी आउटसोर्स से आ जाती हैं जिनका कल्चर नहीं हो रहा होता है, वो अनवांटेड फिशेस होती हैं। या कोई भी प्रेडेटरी फिशेस, अगर नर्सरी पॉन्ड है और उसमें कोई प्रेडेटर फिश आ गई तो उसे किस तरह से रिमूव किया जाता है। बेसिकली जो फिशेस होती हैं वो अपना जो फीड होती है वो स्पॉन, फ्राई और फिंगरलिंग को बनाती हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही स्मॉल साइज होता है फिश का, जो कि खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है अनवांटेड फिशेस को किस तरह से रिमूव किया जाता है वो यहाँ पे देखेंगे। और देखिए जो ये फिशेस होती हैं बेसिकली ये प्रेडेटरी फिशेस होती है। मोस्ट कॉमनली ये प्रेडेटरी फिशेस होती हैं जो कि पॉन्ड में स्पॉन के ऊपर, फ्राई के ऊपर और फिंगरलिंग के ऊपर जो है फीड करती है। जैसे पुंशिया स्पीसीज हो गई, पुंशिया स्पीसीज और छाना स्पीसीज, ये जो है प्रेडेटरी फिशेस हैं जो कि पॉन्ड में पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए ये जो रेकमेंडेड डोज है फिश पॉइजन की, ये जो एप्लीकेशन दी जाती है फिश पॉइजन की, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि जो फिश पॉइजन दिया जाता है पॉन्ड में, इट शुड बी सेफ फॉर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए जो है ये सेफ होना चाहिए, इसका रेजिडुअल जो है पॉन्ड में नहीं होना चाहिए, या फिशेज में इसका रेजिडुअल नहीं होना चाहिए, और जो है कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद कोई भी टॉक्सिसिटी जो है ये पॉन्ड में क्रिएट ना करे। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि ध्यान में रखे जाते हैं बिफोर सिलेक्टिंग एनी पॉइजन टू क्लियर द प्रेडेटरी फिशेज इन द पॉन्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन कौन से पॉइजन यूज किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये पॉइजन के नेम है और ये डोज हैं, ये बेसिकली रिकमेंडेड डोजेस हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है, तो उसकी 350 to 500 kg पर हेक्टेयर पर मीटर जो है इसका डोज दिया जाता है। उसके बाद महुआ केक जो है 2500 kg, पीपीएम में ये 250 ppm दिया जाता है। ये रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड मतलब कि जो रिकमेंड किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बेसिस पे इसे जो है यूज करके फील्ड में, उसके बाद फील्ड में मतलब पॉन्ड में जो है इसे प्रैक्टिकली लाया जाता है, यूज किया जाता है, उसके बाद जो है रिकमेंड किया जाता है कि इतने एरिया में इतनी डोज जो है ये यूजफुल होगी, तो उसे कहा जाता है रिकमेंडेड डोज। तो यहाँ पे महुआ केक की रिकमेंडेड डोज है 2500 kg और पीपीएम में 250 ppm। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जो कि प्रेडेटरी फिशेस को फ्यू आवर्स में ही जो है कंप्लीटली रिमूव कर देता है, कंप्लीटली किल कर देता है पॉन्ड से। उसके बाद देखिए अनहाइड्रस अमोनिया, ये 20 to 30 kg जो है पर हेक्टेयर पर मीटर दिया जाता है। उसके बाद पाउडर्ड सीड ऑफ क्रोटिन टेकुलियम,
इसका 30 to 50 kg। उसके बाद रूट पाउडर ऑफ मिलिशिया पेकाइकार्पा, इसका देखिए 40 to 50 kg पर हेक्टेयर दिया जाता है पर मीटर। सीड पाउडर ऑफ मिलेशिया, इसका देखिए 40 to 50। उसके बाद देखिए सीड पाउडर ऑफ बैरिक्यूटोनिया, इसका 150 kg पर हेक्टेयर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी नॉट मीटर स्क्वायर, इट्स पर मीटर ओनली। उसके बाद सीड मील ऑफ टैमरिंड, टैमरिंड इमली को कहा जाता है, तो इसमें जो है 1750 to 2000 kg पर हेक्टेयर दिया जाता है पर मीटर। उसके बाद देखिए टी सीड केक, टी सीड केक का दिया जाता है 750, तो ये जो है 750 kg पर हेक्टेयर पर मीटर। इसमें से महुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महुआ, ब्लीचिंग पाउडर, एनहाइड्रस अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे देखिए टैमरिंड, टैमरिंड टी सीड केक, ये इंपॉर्टेंट है। ये डोजेज आपको पता होनी चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए महुआ, एनहाइड्रस अमोनिया। उसके बाद देखिए इनको जो है बेसिकली, अगर आपको ये वाला जो पाउडर सीड, रूट पाउडर, सीड पाउडर और ये सीड पाउडर ऑफ बैरिकोटोनिया, तो इनका देखिए 30 to 50 है, ठीक है, 30 to 50 मतलब 30-50, 40-50, 40-50, तो इस तरह से आप इसको याद रखिए। और यहाँ पे अलग डोज है 150। और देखिए महुआ केक का तो आपको याद रखना पड़ेगा 2500 kg या 250 ppm, ब्लीचिंग पाउडर का 350 और 500 kg। और देखिए इनका जो है, इसको 1700 से 2000 आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपको याद करनी है, पर 1700 से 2000। और टी सीड केक जो है वो 750, ठीक है। तो ये रेकमेंडेड फिश पॉइजन की जो डोजेस हैं जो कि फिश को इरेडिकेट करने के लिए दी जाती हैं। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन है टॉक्सिकेंट्स का, वो किस तरह से दिया जाता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो महुआ ऑयल केक है, ठीक है, ये बेसिकली जो है पॉन्ड में उसका एप्लीकेशन दिया जाता है 250 ppm के रेट पे, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, जो कि 2500 kg होता है पर हेक्टेयर पर मीटर, ठीक है। और इसमें 4 to 6% एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है सेपोनिया, जो कि विद इन द फ्यू आवर्स जो है सारी फिशेस जो होती हैं उनको बेसिकली रिमूव कर देता है, इरेडिकेट कर देता है। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर, देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है ये बेसिकली कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, जो कि प्रेडेटरी फिशेस को, वीट फिशेस को पॉन्ड से जो है रिमूव कर देता है। और ये अप्लाई किया जाता है 25 to 30 ppm जो है ये बेसिकली अप्लाई किया जाता है। उसके बाद देखिए अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया को एज अ फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसे जो है वीट फिशेस को और प्रेडेटरी फिशेस को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। रेट ऑफ 20 to 25 ppm जो है इसका एप्लीकेशन दिया जाता है, जो कि हेल्पफुल होता है प्रेडेटरी और वीट फिशेस को रिमूव करने में। और ये एक्वेटिक वीट को, जैसा हमने जो है वीड में पढ़ा, एक्वेटिक वीड को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे एक्वेटिक वीड और जो मैं यहाँ पे फिश के लिए यूज कर रही हूँ वीड फिश, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एक्वेटिक वीड जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है वो प्लांट के रिगार्डिंग हुआ है। देखिए बेसिकली वीड का मतलब होता है अनवांटेड, ठीक है, अनवांटेड। अब वो चाहे फिश हो अनवांटेड या वो प्लांट हो अनवांटेड, वो कुछ भी हो सकता है। पॉन्ड के रिगार्डिंग में वो अनवांटेड फिश भी हो सकती है, ठीक है। वहां पे बेसिकली मेंशन होगा फिश वीड और एक्वेटिक वीड। तो एक्वेटिक वीड टर्म इसीलिए यूज ही हो गया। एक्वेटिक वीड अगर होगा तो इट रिलेटेड टू प्लांट, और फिश वीड मतलब कि वो अनवांटेड फिशेस जो कि पॉन्ड में जो है आउटसोर्स से आती हैं, या जो है वहां पे वो कुछ भी टॉक्सिकेंट क्रिएट कर रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो वो अनवांटेड होती हैं। मतलब जिनका पॉन्ड में कोई काम नहीं है, जिनको कल्चर नहीं किया जा रहा है, और जो कि कल्चर होने वाली फिशेस में या जो फिशेस कल्चर हो रही हैं पॉन्ड में, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और जो टॉक्सिसिटी होती है अमोनिया की, बेसिकली 4 to 6 वीक्स तक के लिए जो है पॉन्ड में अवेलेबल होती है, रिमेन रहती है 4 to 6 वीक्स के लिए।
तो ये तीन जो मैंने आपको टॉक्सिकेंट बताए ये बेसिकली बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं पॉन्ड में, इसीलिए जो है इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है और इनकी अवेलेबिलिटी भी जो है वो कॉमन होती है। तो ये तीन जो टॉक्सिकेंट्स हैं ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इरेडिकेशन ऑफ प्रेडेटरी इंसेक्ट्स। देखिए प्रेडेटरी इंसेक्ट्स जो होते हैं ये पॉन्ड में जो है बहुत सारा इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, डिजीज क्रिएट करते हैं और कुछ जो है जो स्मॉल फिशेस होती हैं, मतलब जो फ्राई हो गया या फिंगरलिंग स्टेज हो गई या स्पॉन हो गए, उन पे जो है फीड भी करते हैं। तो इनको भी जो है पॉन्ड मैनेजमेंट के अंदर रिमूव किया जाता है। तो उसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, कौन कौन से जो है मेथड यूज किए जाते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए ट्रीटमेंट मेथड है और ये डोजेस हैं। देखिए यहाँ पे सोप ऑयल इमल्शन, सोप ऑयल इमल्शन के अंदर आता है कि वेजिटेबल ऑयल 56 kg वेजिटेबल ऑयल प्लस 18 kg सोप का जो है मिक्सचर बनाया जाता है और पर हेक्टेयर बेसिस पे दिया जाता है। उसके बाद डीजल ऑयल, डीजल ऑयल जो है 50 to 60 लीटर, ये लीटर है, 50 to 60 लीटर पर हेक्टेयर। केरोसिन ऑयल अराउंड 80 to 100 लीटर पर हेक्टेयर दिया जाता है और टर्पेंटाइन ऑयल ये आपका 75 लीटर जो है पर हेक्टेयर दिया जाता है। उसके बाद देखिए डीजल इमल्सीफायर, डीजल इमल्सीफायर जो है आपका डीजल 50 लीटर, इमल्सीफायर 37.5 ml प्लस वाटर 2 लीटर जो है यहाँ पे इसका एप्लीकेशन जो है बनाया जाता है और वो पॉन्ड में अप्लाई किया जाता है। तो ये सारे मेथड जो है इंसेक्ट्स को इरेडिकेट करने के लिए किए जाते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो जो स्मॉल फिशेस होते हैं उनको फीड भी करते हैं और उनमें बहुत सारी डिजीजेस जो होती हैं, हार्मफुल डिजीजेस, वो भी क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए इंसेक्ट्स को रिमूव करना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स इन द पॉन्ड, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले जो टॉक्सिकेंट्स और इरेडिकेशन ऑफ प्रेडेटरी इंसेक्ट्स। तो आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो है फर्टिलाइजेशन ऑफ दी पॉन्ड। अब देखिए जो पॉन्ड का फर्टिलाइजेशन किया जाता है, एक होता है न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ हाई, मीडियम एंड लो प्रोडक्टिव पॉन्ड्स। ये यहाँ पे जो है पॉन्ड का प्रोडक्टिविटी लेवल दिया गया है, ये पीएच दिया गया है और ये जो है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी दी गई है। तो देखिए यहाँ पे अगर प्रोडक्टिविटी हाई है पॉन्ड की विद पीएच 6.6 to 7.5, देखिए पीएच को जो है मेंटेन रखा जाता है और पीएच के लिए लाइम का एप्लीकेशन दिया जाता है और ये लाइम का एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू पीएच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रोडक्टिव पॉन्ड का पीएच देखिए कितना होता है 6.6 to 7.5 या 6 to 7 आप इसे ले सकते हैं राउंड फिगर में। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है मिलीग्राम में पर 1000 ग्राम ऑफ सॉइल में, वो होता है 50 या मोर, ठीक है। 50 mg पर 1000 ग्राम ऑफ सॉइल जो है नाइट्रोजन होता है अवेलेबल न्यूट्रिएंट। उसके बाद फोस्फोरस होता है 6 to 12 और ऑर्गेनिक कार्बन होता है 1.5 या मोर देन 1.5। ये अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी होती है पॉन्ड की उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए मीडियम जो होता है उसका देखिए पीएच कम है 5.5 to 6.5, ठीक है। मीडियम जो प्रोडक्टिविटी होती है लेवल जो है प्रोडक्टिव लेवल पॉन्ड का, अगर मीडियम पॉन्ड है तो उसका जो पीएच है वो कम होगा 5.5 to 6.5 और जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी होगी वो 25 to 49 mg पर 1000 ग्राम ऑफ सॉइल। उसके बाद फोस्फोरस की होगी 3 to 5 और ऑर्गेनिक कार्बन की होगी 0.5 to 1.4। उसके बाद देखिए लो प्रोडक्टिव लेवल जो होता है पॉन्ड का उसमें जो पीएच होता है बिलो 5.5 होता है और यहाँ पे लेस देन 25 और जो फोस्फोरस होता है वो लेस देन 3 और यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो होता है लेस देन 0.5। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको इसको याद रखना है तो सबसे पहले लो से याद रखिए 5.5 to 7.5 पीएच है, ठीक है। अगर आप इसे लो से याद रखेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, कन्वीनियंट पड़ेगा याद रखना। याद रखिए कि लेस देन 5.5 जो है वो लो है, उसके बाद ऊपर चलते जाइए 5.5 to 6.5 मीडियम, देन 6.5 to 7.5 ले लीजिए या 6 to 7 ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है तो 6.5 to 7.5 या 6.6 to 7.5। तो आप यहाँ से लो से हाई की तरफ चलिए। उसी तरह से लो से यहाँ पे देखिए लेस देन 25 है ना, ये लेस देन 25, तो 25 के ऊपर चलिए 25 to 49, इसको आप 50 भी ले सकते हैं राउंड फिगर में या एग्जाम में अगर आता है। उसके बाद जो हाई होगा वो मोर देन 50 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फोस्फोरस, नीचे से लो से चलिए लेस देन 3, ठीक है। 3 के बाद ऊपर चलिए 3 to 5, देन 6 to 12, 6 का डबल 12, तो 6 to 12।
उसी तरह से यहाँ पे भी लो से चलिए, लोअर देन 0.5 या लेस देन 0.5, उसके बाद ऊपर चलेंगे 0.5 टू 1.4 ऑर्गेनिक कार्बन, और देन हाई में होगा मोर देन 1.5। तो आप अगर लो से याद करते हैं तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा इंस्टेड हाई से लो की तरफ चलने में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही हैं तो वो ज़्यादा जल्दी जो है याद होती हैं। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट थी कि डिफरेंट प्रोडक्टिव जो लेवल होता है, प्रोडक्टिविटी लेवल होता है पॉन्ड का, उसमें किस तरह से जो अवेलेबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट की वो होती है, हाई में किस तरह से होती है, लो में किस तरह से होती है। देखिए नेक्स्ट जो टेबल है वो है सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस के अकॉर्डिंग। सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस के अकॉर्डिंग किस तरह से जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का डोज दिया जाता है, ये टेबल जो है उसके बारे में है। देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस पता चलता है कि हाई, मीडियम या लो है। देखिए ये सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस जो है ये पॉन्ड में जो सॉइल होती है उसका फर्टिलिटी स्टेटस है। तो देखिए अगर हाई फर्टिलिटी स्टेटस होगा तो उसमें जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगी, जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी होगी वो होगी 51 टू 75 mg पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल, और उसमें जो एप्लीकेशन दिया जाएगा अमोनिया सल्फेट का वो दिया जाएगा 70 kg पर हेक्टेयर, और यूरिया का दिया जाएगा 30 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, और अगर मीडियम स्टेटस होगा सॉइल का, मतलब अगर जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है वो 26 टू 50 mg पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल होगी तो 90 और 40 दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब लो होगी अप टू 25 mg पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल है तो यहाँ पे 140 kg जो है अमोनियम सल्फेट दिया जाएगा 140 kg पर हेक्टेयर, और यहाँ पे 60 दिया जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे जो स्टेटस है फर्टिलिटी स्टेटस वो जैसे जैसे जो है कम होता जा रहा है वैसे वैसे जो डोज है वो बढ़ती जा रही है, या अगर आप इसे लो से लेके चलते हैं तो जैसे जैसे जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो इंक्रीज हो रहा है, जो डोज है वो जो है कम होती जा रही है। तो यहाँ पे अगर आपको यूरिया की डोज याद रखनी है तो आप ऊपर से देखिए 30 प्लस 10 और यहाँ पे प्लस 20, तो ये यूरिया की डोज है। उसके बाद देखिए 70, यहाँ पे भी जो है 20 प्लस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है तो यहाँ पे 90 टू 140 का यहाँ पे जो है ज्यादा डिफरेंस जो, क्योंकि यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है जो लो जो है फर्टिलिटी स्टेटस उसके कारण जो डोज है वो बहुत ज्यादा हैवी डोज यहाँ पे दिया जाता है। तो ये नाइट्रोजन के लिए है जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं पॉन्ड में। उसके बाद देखिए फोस्फोरस का भी अगर हाई लेवल की बात करें, अगर 7 टू 20 mg पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल फोस्फोरस अवेलेबल है तो इट विल बी हाई फर्टिलिटी स्टेटस, मतलब हाई है। तो यहाँ पे 40 जो है एसएसपी का यूज किया जाएगा 40 kg पर हेक्टेयर, और अगर टीएसपी यूज हो रहा है तो 15 kg यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर मीडियम है सॉइल स्टेटस फर्टिलिटी स्टेटस 4 टू 6 अगर जो है mg 100 ग्राम ऑफ सॉइल जो है, अगर 100 ग्राम ऑफ सॉइल में अगर 4 टू 6 mg फोस्फोरस अवेलेबल है तो 50 kg का एप्लीकेशन होगा एसएसपी का, और 20 का होगा ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का। उसी तरह से अगर जो है लो स्टेटस है, मतलब अप टू 3 mg है फोस्फोरस, तो 70 जो है एसएसपी दिया जाएगा 70 kg, और 30 दिया जाएगा ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। तो यहाँ पे भी जो अकॉर्डिंग टू सॉइल स्टेटस जो है सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस, जिस तरह से सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस बढ़ता जा रहा है डोजेस जो है कम होती जा रही है। तो लो में 70 और 30, फिर जो है 30 के बाद 20 चलेगा अगर ऊपर के लिए, तो यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 5 माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे है यहाँ पे 10 का गैप है, आप माइनस प्लस जो आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। अगर आप 70 से 50 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे देखिए 20 माइनस होगा और यहाँ पे 10 माइनस होगा, या अगर आप हाई से लो की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे प्लस होगा। तो जो आपको सुटेबल लगे आप उस तरह से रिलेट करके जो है इसे याद कर सकते हैं। पर अगर आप गैप को लेके चलेंगे तो आपको रेंज भी याद रहेगी और आपको ये पता चलेगा कि हाई और मीडियम के बीच में कितना गैप है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन और फोस्फोरस का जो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन दिया जाता है वो सॉइल स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर दिया जाएगा तो उसकी डोजेस कुछ इस तरह से होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड में जो है लाइमिंग की जाती है। लाइमिंग मतलब लाइम का एप्लीकेशन दिया जाता है पॉन्ड में टू मेंटेन द पीएच ऑफ द पॉन्ड।
पॉन्ड का पीएच जो है मेंटेन रहना बहुत ज्यादा नेसेसरी है फॉर द गुड ग्रोथ रेट ऑफ द फिशेस। एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ जैसे टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाता है, एक पर्टिकुलर रेंज का टेम्परेचर जो है वाटर पॉन्ड में, फिश पॉन्ड में जो है मेंटेन होता है, उसी तरह से एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच भी मेंटेन किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बिलो 5.5 और अबव 8.5 जो है पीएच सुटेबल नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू पीएच यहाँ पे जो है एप्लीकेशन दिया जाता है लाइम का। सबसे पहले आप जो है ये सबसे पहले मिनिमम रेंज जो होती है 4 और मैक्सिमम 9.5 ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए जो एप्लीकेशन होता है सबसे कम पीएच में सबसे ज्यादा होता है, मतलब अगर पीएच लो होगा तो एप्लीकेशन ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे 4 to 4.9 या इसको आप 5 भी ले सकते हैं। अगर 4 to 5 लेके चलेंगे तो आपको कन्वीनियंट होगा याद रखना। देखिए 4 to 5 का अगर पीएच होगा सॉइल का या पॉन्ड का, हाईली एसिडिक ये होता है, इसके लिए 2000 kg पर हेक्टेयर का जो है रिक्वायरमेंट होगा, किसका, लाइम का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 4 to 5 आपको दिया गया है और अगर आपको एक्सट्रीम लो पीएच पूछ दिया, 2 पीएच पूछ दिया कि 2 पीएच में कितना जो है लाइम का एप्लीकेशन दिया जाएगा, तो मोर देन 2000 या अप टू 2000 दिया जाएगा। ठीक है, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है और आपके जो है मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उस क्वेश्चन के ऊपर डील करते हैं। क्योंकि यहाँ पे 4 to 5 दिया गया है कि 4 से 5 की रेंज के बीच अगर पीएच है तो 2000 का जो है लाइम का एप्लीकेशन दिया जाता है, पर एक्सट्रीम एसिडिक होगा वो यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये जो है कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक्सट्रीम जो है एसिडिक होगा तो वहां पे 2000 से ज्यादा जो है वो लाइम होगा या 2000 तक का, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बोला यहाँ पे 4 to 5 आप ले सकते हैं या 4 to 5 4.9 अगर आपको याद होता है तो दैट इज गुड। नेक्स्ट जो पीएच है वो है 5 to 6.4। ठीक है, तो यहाँ पे 5 to 6.4 में ये मॉडरेटली एसिडिक होता है, तो सीधा ही जो है इसका 50% डोज दिया जाता है 2000 से सीधा 1000 में। ठीक है, सीधा 50% जो है कट कर दिया जाता है और 1000 kg का डोज दिया जाता है लाइम का। उसके बाद देखिए 6.5 to 7.4 जो होता है ये बेसिकली न्यूट्रल होता है। यहाँ पे जो दिया जाता है देखिए 1000 का 50% 500 kg जो है यहाँ पे दिया जाता है, जब 6.5 to 7.4 यहाँ पे 5 भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट नहीं पूछता है। एग्जाम में जो है आपको घुमाने के लिए राउंड अबाउट पूछे जाते हैं, आपको हो सकता है 6 से 7 देते, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 6 से 7 भी आपको दे सकता है, 6.5 to 7.5 भी आपको दे सकता है। तो यहाँ पे 500 kg का डोज जो है बेसिकली दिया जाता है लाइम का। उसके बाद अगर 7.5 to 8.4 है या 7 से 8 आपको दिया जाए, ये माइल्डली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पे 200 kg का लाइम एप्लीकेशन दिया जाता है पर हेक्टेयर बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद आता है 8 5.5 to 9.5, ये हाईली अल्कलाइन होता है और यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जो है लाइम का नहीं दिया जाता है। बेसिकली जो 9 से ऊपर का पीएच होता है वो फिश कल्चर के लिए हार्मफुल होता है, या 8.5 से ऊपर का जो पीएच होता है वो बेसिकली सुटेबल नहीं होता है फिश कल्चर के लिए। ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन जो है वो प्रेफरेबल होता है। तो ये जो है ये जो टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है फिश कल्चर में, जिससे 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 टाइम्स, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए स्टार मार्क यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये टेबल आपको जो है एक बार में याद नहीं होगा। मैं पहले ही बता देती हूँ, कोई भी टेबल एक बार में याद नहीं होता है, उसे बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है, बार बार वो डेटा आपको जो है देखना पड़ता है, तब जाके जो है आपके माइंड में इमेज बनती है कि इस तरह से जो है इतने पीएच पे इतनी डोज जो है लाइम की दी जाती है। अगर कोई फर्स्ट टाइम ये टेबल पढ़ रहा है तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप बार बार जो है ये जो पीएच है इसे देखें और बार बार जो डोजेस अप्लाई की जाती हैं उनको याद करें, उनको समझें कि किस तरह से डोजेस दी जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि बहुत टाइम आप जो है कंफ्यूज होते हो एग्जाम में, तो ये वन थिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर पीएच कम है तो डोज हाई होगी। ठीक है, कहीं पे भी 4 और 5 पीएच पे आप 500 या 200 kg तो नहीं लगा सकते। 500 या 200 kg जो है एग्जाम में ऑप्शन से सीधे ही एलिमिनेट हो जाएगा अगर आपने ये टेबल पढ़ा है
क्योंकि 4 से 5 का जो pH है वो जो एसिडिक pH है और इसमें हाई डोज ऑफ लाइम का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप अपने कॉमन सेंस से भी जो है ऑप्शंस को डील कर सकते हैं। अगर आपने ये टेबल एक बार भी देखा है या 2 बार भी देखा है और pH के रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन आता है तो यू कैन डील विद दैट क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन योर कॉमन सेंस एंड द मेंटल एबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है पॉन्ड मैनेजमेंट के बारे में। चलिए अब बात करते हैं मैन्योरिंग की। देखिए मैन्योरिंग जो की जाती है पॉन्ड में, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किए जाते हैं, काउ डंग यूज किया जाता है, ये बेसिकली 3 दिन के गैप में की जाती है। 3 दिन का गैप मतलब जब लाइम का एप्लीकेशन जो है पॉन्ड में दिया जाता है उसके 3 दिन बाद जो है काउ डंग का या जो मैन्योरिंग होती है वो की जाती है। तो जो काउ डंग का एप्लीकेशन होता है वो 10,000 kg पर हेक्टेयर के रेट से दिया जाता है और नर्सरी पॉन्ड में 2 वीक्स पहले, ठीक है, 2 वीक्स पहले बिफोर स्टॉकिंग जो है ये एप्लीकेशन दिया जाता है। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है उसमें अगर पॉन्ड में महुआ ऑयल केक का एप्लीकेशन दिया गया है तो जो डोज होती है काउ डंग की वो बेसिकली हाफ कर दी जाती है ताकि महुआ ऑयल केक जो है वो फिशेस को, जो वीड फिशेस होती हैं, प्रेडेटरी फिशेस होती हैं, उनको कम्प्लीटली इरेडिकेट करे। उसका जो उसका इफेक्ट है, ठीक है, महुआ ऑयल केक का जो इफेक्ट है वो कम ना हो, रिड्यूस ना हो, इसीलिए डोज को कम कर दिया जाता है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है। देखिए इस तरह के जो कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में जो है उनकी आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बेसिकली ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि महुआ ऑयल केक, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया कि अगर पॉन्ड को जो है बेसिकली महुआ ऑयल केक का एप्लीकेशन पॉन्ड में दिया गया है तो कितना डोज जो है बेसिकली काउ डंग का दिया जाता है, या डोज हाफ कर दिया जाता है, या 50% कर दिया जाता है। तो इस तरह के कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इनकी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे पहला वाला जो पॉइंट है यहाँ पे डायरेक्टली आपको नहीं पूछेगा कि कितना एप्लीकेशन काउ डंग का जो है पॉन्ड में दिया जाता है। इजी क्वेश्चन है, उसमें इजी क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन मोस्टली कंडीशन वहाँ पे दी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे ये पूछ सकता है कि कितने वीक पहले जो है एप्लीकेशन काउ डंग का दिया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन रेज होते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है कि अगर फ्राई की, जो फ्राई होती है अराउंड 2 सेंटीमीटर का जो साइज होता है, उसकी अगर 2 और मोर क्रॉप जो है एक सीजन में अगर प्रोड्यूस की जाती हैं तो वहाँ पे जो है 200 kg पर हेक्टेयर जो है काउ डंग, कैटल काउ डंग जो होता है, काउ डंग या कैटल डंग जो है अ वीक बिफोर जो है स्टॉकिंग के दिया जाता है, ठीक है। हर स्टॉकिंग से पहले 2000 kg पर हेक्टेयर का जो कैटल डंग का एप्लीकेशन होता है वो पॉन्ड में दिया जाता है। उसके बाद देखिए अगर पॉटरी मैन्योर को यूज किया जा रहा है तो ये सिर्फ ओनली 33% ऑफ कैटल डंग यूज करते हैं। मतलब अगर कैटल डंग 10,000 kg पर हेक्टेयर यूज हो रहा है तो इसका 33% ही जो है पॉटरी मैन्योर को यूज किया जाएगा पॉन्ड में। देखिए पॉटरी मैन्योर जो है रिच होता है नाइट्रोजन में, फोस्फोरस में, कैल्शियम में रिच होता है। तो ये जो है इसमें अबंडेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसका जो है बेसिकली लेस अमाउंट पॉन्ड में दिया जाता है, लेस अमाउंट से ही इसमें जो है अबंडेंट न्यूट्रिएंट पॉन्ड में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना पॉटरी मैन्योर जो है बेसिकली अप्लाई किया जाता है पॉन्ड में। तो ये किया जाता है अराउंड 33% ऑफ दी काउ डंग या कैटल डंग, ठीक है। तो ये जो है मैन्योरिंग के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट है रेयरिंग पॉन्ड। यहाँ पे हमने नर्सरी पॉन्ड की बात की, यहाँ पे देखिए रेयरिंग पॉन्ड। रेयरिंग पॉन्ड में क्या होता है कि रेयरिंग पॉन्ड में जो एप्लीकेशन होता है 5000 to 7000 kg पर हेक्टेयर होता है, बट 5 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है जो मैन्योरिंग है। उसके बाद देखिए जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये जो है ये मैन्योर की बात यहाँ पे हो रही है। ये वाला जो है बेसिकली जो कैटल डंग होता है, कैटल डंग, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और सेकंड पॉइंट में हो रही है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं वो बेसिकली 140 kg पर हेक्टेयर यूरिया, और जो TSP होता है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट वो 60 kg पर हेक्टेयर 4 to 5 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है रेयरिंग पॉन्ड में। रेयरिंग पॉन्ड में बेसिकली फ्राई टू फिंगरलिंग स्टेज तक जो है रेयर किया जाता है फिश को। तो यहाँ पे भी अगर महुआ केक का एप्लीकेशन दिया है रेयरिंग पॉन्ड में तो यहाँ पे भी जो काउ डंग का जो एप्लीकेशन होता है उसे जस्ट हाफ कर देते हैं, ठीक है। अगर 5000 kg अगर पर हेक्टेयर काउ डंग
इस रेट से अगर अप्लाई हो रहा है तो इसका जो है 2500 ही एप्लीकेशन, 2500 केजी का एप्लीकेशन ही पर हेक्टेयर दिया जाएगा अगर महुआ केक जो है, महुआ केक ऑयल जो है अगर अप्लाई किया गया है रेयरिंग पॉन्ड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉकिंग पॉन्ड। स्टॉकिंग पॉन्ड जहाँ पे फिंगरलिंग से लेकर फिश, टेबल साइज फिश तक रेयर होती है। इसमें जो इनिशियल मैन्योरिंग की जाती है विद ऑर्गेनिक मैन्योर वो 20% की जाती है इनिशियली। ठीक है, ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट जो है 15 डेज प्रायर टू स्टॉकिंग। जो टोटल रिक्वायरमेंट होती है मतलब अगर 1000 केजी जो है मैन्योरिंग करनी है तो उसका सिर्फ 20% ही करते हैं इनिशियल में, जो कि 15 दिन पहले की जाती है स्टॉकिंग के। उसके बाद जो रिमेनिंग 80% ऑर्गेनिक मैन्योरिंग होती है वो आपके 11 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में की जाती है थ्रू आउट द रेयरिंग पीरियड। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर 1000, चलिए 1000 नहीं 100 लेके चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर 100 केजी जो है मैन्योर, टोटल 100 केजी मैन्योर जो है थ्रू आउट द रेयरिंग पीरियड जो है अप्लाई करना है तो उसका 20% जो है बेसिकली इनिशियल मैन्योरिंग जो कि 15 दिन पहले दिया जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग 80% होगा, ठीक है, उसे जो है दिया जाएगा आपके 11 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में। 11 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जो हैं थ्रू आउट द रेयरिंग पीरियड दी जाएंगी। 80% जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैन्योर होगा। तो स्टॉकिंग पॉन्ड में इस तरह से जो है मैन्योरिंग की जाती है। तो ये जो है मैन्योरिंग का डोज किस तरह से दिया जाता है और कितना डोज होता है वो जो है यहाँ पे दिया गया है। और जो महुआ ऑयल केक वाला जो फिनोमिना है वो हर पॉन्ड में अप्लाई किया जाता है। जहाँ पे भी उसका एप्लीकेशन दिया गया है वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसकी डोज हाफ कर दी जाती है, या बेसिकली जो काऊ डंग होता है उसकी डोज को हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये है मैन्योरिंग जो कि फिश पॉन्ड में की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे टेबल दिया गया है वो दिया गया है अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर पॉन्ड हैविंग हाई, मीडियम एंड लो प्रोडक्टिविटी। अब देखिए आप यहाँ इस वाले टेबल में और जो प्रीवियस, लेट मी जस्ट गो बैक टू शो यू द टेबल, ये वाला जो टेबल है, ये वाला जो टेबल है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सॉइल फर्टिलिटी के स्टेटस के अकॉर्डिंग है और यहाँ पे जो ये टेबल है ये प्रॉन प्रोडक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि जो एप्लीकेशन हो वो वेरी करे, तो वो अकॉर्डिंग टू, अगर पॉन्ड प्रोडक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो ये डोजेज होंगी। अकॉर्डिंग टू सॉइल फर्टिलिटी पूछा जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो वो वाली डोजेज होंगी। तो देखिए यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी लेवल पॉन्ड का, मीडियम और लो दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर दिया गया है। तो देखिए अगर कैटल डंग अगर हाई लेवल के प्रोडक्टिव पॉन्ड में डालता है तो 5000 से 8000 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर इसका एप्लीकेशन दिया जाता है। अगर मीडियम में डलता है तो देखिए 8000 टू 10000 और लो में डलता है तो 10 टू 25000। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम 5 और 25 याद रखना है। 5 5 जा 25, तो 5 से 25, 5000 से 25000 के बीच में जो है ये रेंज चल रही है। तो हाई में सबसे कम पड़ता है और लो में सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप ये रेंज याद रखेंगे कि 5000 सबसे जो है लोएस्ट रेंज है और हाई में पड़ती है, और 25000 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज है और लो में पड़ती है। तो ये काऊ डंग का एप्लीकेशन है जो अकॉर्डिंग टू पॉन्ड प्रोडक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसके बाद देखिए यूरिया दिया जाता है 112 से 155 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर। और यहाँ पे देखिए जो मीडियम है, मीडियम लेवल, उसमें दिया जाता है 156 से 225 और लो में दिया जाता है 226 से 260। हो सकता है यहाँ पे आपको एग्जाम में 100 दिए या यहाँ पे जो है 150 के आसपास का नंबर दे। तो इस तरह से जो है जहाँ पे रेंज दी जाती है वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आसपास का अगर नंबर है तो एग्जाम में आसपास का नंबर भी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अमोनियम सल्फेट 225 से 330 दिया जाता है हाई में, अगर हाई प्रोडक्टिव लेवल है उसमें। उसके बाद देखिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का हाई में कोई डोज नहीं दिया जाता। मीडियम में दिया जाता है 350 से 500 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर। उसके बाद लो में 500 से 650 या 501 से 650 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर। उसके बाद देखिए एसएसपी जो है सिंगल सुपर फोस्फेट, ये आपका 156 से 219 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर दिया जाता है।
और मीडियम में दिया जाता है 220 से 315 और लो में जो है वो 316 से 405। हर किसी में आपको मिनिमम और मैक्सिमम जो है याद रखना है, मतलब मिनिमम रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम कहाँ पे ख़त्म हो रही है। इससे आपको ये आइडिया आएगा कि बीच के जो है किस तरह से वैल्यू होंगी, क्योंकि हर एक न्यूमेरिक को याद करना जो है पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको याद होता है तो दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर आपको याद नहीं होता है तो आप सबसे पहले मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज को याद रखेंगे कि कितना मिनिमम से स्टार्ट हो रहा है, कितना जो है हाई लेवल तक जा रहा है। तो बीच की रेंज आप जो है अप्रॉक्स वैल्यू इसकी ले सकते हैं। अप्रॉक्स से आप याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इसे 200 से 300 लेके चलिए, तो एग्जाम में आपको ऑप्ट करने में यह आसानी होगी कि आपको इसके आसपास की वैल्यू ही आप ऑप्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 200 से 300 यहाँ पे दिया है तो आप 150 वहाँ पे ऑप्शन में लगा के आ रहे हैं। 150 नियर बाई वैल्यू नहीं होती है। अप्रॉक्सीमेशन आप जब एप्टीट्यूड करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। इफ़ यू नो द रूल ऑफ अप्रॉक्सीमेशन देन आपको जो रेंज वाले क्वेश्चन होंगे उनको ऑप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ रेंज वाले क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों क्वेरी भेजते हैं कि मैम रेंज के रिगार्डिंग ऑप्शन क्या लगाएंगे, रेंज के रिगार्डिंग कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो रेंज के रिगार्डिंग राइट ऑप्शन जो है नियर बाई वैल्यू होती है, उससे कम नहीं होती, उससे बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उसके आसपास की होती है। ठीक है, तो ये होता है रेंज का मतलब। तो सिंगल सुपर फोस्फेट की जो है 156 से स्टार्ट हो रही है और 405 पे ख़त्म हो रही है, या 400 भी आप इसे ले सकते हैं, 400 kg पे ख़त्म हो रही है। तो उसके बीच जो है लो, हाई, मीडियम और लो जो है इनके बीच होगा। इसी तरह से देखिए ट्रिपल सुपर फोस्फेट में 54 से स्टार्ट हो रही है, 54 टू 75 kg हाई लेवल पे बढ़ती है, और 75 टू 110 जो है 110 मीडियम, और लो जो है वो 111 से 145 kg पर हेक्टेयर पर एयर जो है इसका डोज दिया जाता है। तो ये पूरा टेबल जो है ये अकॉर्डिंग टू पॉन्ड प्रोडक्टिविटी लेवल है और ये पर एयर का डोज है। ठीक है, या थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड जो होता है उसका डोज दिया गया है। फाइन, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टेबल। देखिए नेक्स्ट जो टेबल है ये बेसिकली है जनरलाइज फर्टिलाइजेशन शेड्यूल फॉर स्टॉकिंग पॉन्ड्स। जो स्टॉकिंग पॉन्ड्स होते हैं जिनमें जो है स्टॉकिंग की जाती है, उन पॉन्ड में जो फर्टिलाइजर होते हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं, ये टेबल उसके बारे में है। तो देखिए सबसे पहले ये जो है ये एप्लीकेशन है, किस किस की एप्लीकेशन दी जाती है इस कॉलम में। यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है और यहाँ पे कब एप्लीकेशन दिया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए कैटल डंग का एप्लीकेशन 2000 kg पर हेक्टेयर इनिशियल डोज है, इनिशियल डोज दिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर कंडीशन आपसे पूछी जाएगी या कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अगर रेज होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो देखिए किस तरह से यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि इनिशियल कैटल डंग डोज ग्रो होती है, तो यहाँ पे हम इसका कंट्रोल मैथड, इनिशियल डोज दिया जाता है एप्लीकेशन 2000 kg पर हेक्टेयर इनिशियल डोज है, इनिशियल डोज दिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर कंडीशन आपसे पूछी जाएगी या कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अगर रेज होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो देखिए किस तरह से यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि इनिशियल कैटल डंग डोज कितनी होती है, तो वो 2000 kg पर हेक्टेयर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मंथली डोज जो दी जाती है कैटल डंग की वो कितनी दी जाती है, तो वो होती है 1000 kg पर हेक्टेयर जो है मंथली बेसिस पे दी जाती है। तो देखिए यहीं पे ही जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2000 भी है और 1000 भी है। यहाँ पे डोजेस का फर्क है, ये जो है 1000 ये मंथली बेसिस पे, मतलब हर मंथ जो है ये डोज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दी जाती है, और ये जो 2000 है ये इनिशियल डोज है। इनिशियल जो जिस टाइम पे जो है पॉन्ड में जो सबसे फर्स्ट डोज होती है काउ डंग की वो 2000 दी जाती है, 2000 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद देखिए जो यूरिया का एप्लीकेशन है वो पीएच रेंज अगर 6.5 टू 7.5 है तो दी जाती है 25 kg पर हेक्टेयर, ये भी मंथली बेसिस पे दी जाती है। अमोनियम सल्फेट ये जो है 7.5 या अबव 7.5 पे दी जाती है, ये दी जाती है 30 kg मंथली बेसिस पे, 30 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद देखिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये दी जाती है पीएच रेंज 5.5 टू 6.5 पे, 30 kg पर हेक्टेयर मंथली बेसिस पे। उसी तरह से सिंगल सुपर फोस्फेट ये दिया जाता है 20 kg पर हेक्टेयर मंथली बेसिस पे,
और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट ये दिया जाता है 8 kg मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जो फर्टिलाइजर है इनकी एप्लीकेशन दी जाती है अकॉर्डिंग टू पीएच। तो ये जो पीएच यहाँ पे दिया गया है ये कंडीशन लगाने के लिए दिया गया है। तो इसी तरह से जो है कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होते जरूर हैं लेकिन उनका जो लैंग्वेज होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, और उस लैंग्वेज को समझना एग्जाम में जब आप एग्जाम देते हो तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वही जो है जब आप हैबिट में लेके आओगे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन को समझना, तो वहां पे एग्जाम में आपको जो है इजी होगा टू ऑप्ट द राइट आंसर। तो चलिए, जो मॉड्यूल नंबर 4 है फिशरी का वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, जिसके अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हैं पॉन्ड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, जैसे महुआ केक के रिगार्डिंग बहुत सारी डोजेज जो यहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइम एप्लीकेशन दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्योरिंग की जो एप्लीकेशन बताई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टेबल हैं ऑलमोस्ट सारी टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉन्ड का पीएच भी आपको जो है पूछा जा सकता है कि कितना पीएच जो है मेंटेन किया जाता है पॉन्ड में, या कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा बहुत जल्द हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।